Good evening to all of you. एम ऑडिबल टू यू? आवाज आ रही है मेरी? ऑडियो वीडियो क्लियर है आपको?
कैमरा परमिशन मुझे नहीं पता। ओके, शायद प्राइवेट कर देते हैं। प्राइवेट कर दिया। गुड इवनिंग। देखो हमारा एफिडेविट कंप्लीट हो गया था, डिक्टेशन वगैरह सारी चीजें मैंने कंप्लीट करा दी थी। ठीक है, अब इंस्टीट्यूशन वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक, अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, दैट इज सेक्शन 9 विद जुरिसडिक्शंस। ठीक है, क्योंकि अगर हम सब्सटेंटिव पार्ट में देखें, अगर हम सेक्शंस में देखें, तो पूरे 157 सेक्शन में, पूरे 157 सेक्शन या जितने भी हैं सेक्शन इसमें, उन सारे सेक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो बंच ऑफ सेक्शंस हैं वो हैं जुरिसडिक्शंस के। ठीक है, यानी 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25, 15 से 25 तक ये जो सेक्शंस है ना टोटल, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉन्सेप्चुअल, सबसे टेक्निकल सेक्शंस हैं। क्लियर? बट ज्यूरिसडिक्शन में जाने के लिए हमें सेक्शन 9 पढ़ना पड़ेगा। समझ गए? ज्यूरिसडिक्शन में जाने के लिए हमें सेक्शन 9 पढ़ना पड़ेगा। आबाद अहमद है क्लास में? आबाद अहमद, आबाद, आर यू इन द क्लास? अमर, अभी नहीं करना वो है ना, अभी नहीं करना, अभी मैंने जितना कराया उतना करना है, रूल 1 एंड 2। ठीक है अमर? ठीक है, तो शायद अभी क्लास में नहीं है। देखो एक बात मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि एक बात मेरी ध्यान से सुनना। देखो, क्योंकि मैं हर बच्चे की परेशानी को एड्रेस करना चाहता हूं, बस मैं इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, मैं किसी को इग्नोर ना मैं करता, ठीक है, ना मैं करना चाहता, ना मैं आगे करूंगा। इस वजह से मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं। देखो, ये बात मुझे भी पता है कि हमारे पास दोनों मीडियम के बच्चे हैं, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ठीक है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। मैं जो चीजें, जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूं, जो कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखना, मैं जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूं, अगर मेरी बात मानोगे तो फायदे में रहोगे, वरना क्या है ना, वरना केवल सोच सोच के परेशान होते रहोगे। ठीक है, निवारण हम और आप मिलकर निकाल सकते हैं और कोई नहीं निकाल सकता। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी चीज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका कॉन्सेप्ट और उसको कैसे एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने का मैं जो मीडियम रखता हूं वो इंग्लिश रखता हूं। मैं कहता हूं कि साहब बी, ए ने बी को मारा, ए ने बी का मर्डर किया, या ए और बी के साथ आपस में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये जो लैंग्वेज है, जिस जिस लैंग्वेज में मैं कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता हूं, ये ऐसी लैंग्वेज है जो सबको समझ में आती है, चाहे जो कोई हिंदी मीडियम से हो, कोई इंग्लिश मीडियम से हो। अब मैंने आपको समझाया कि साहब ये जो कोर्ट है हमारा, इसका ज्यूरिसडिक्शन ये होगा, इसका ज्यूरिसडिक्शन ये होगा, या जितने भी सूट होंगे, सूट ऑफ सिविल नेचर, ठीक है, उन सबको ये ट्राई करेगा, उन सबको ये ट्राई करेगा। अब देखो होता क्या है, मैं बोल हिंदी रहा हूं, मैं बोल हिंदी रहा हूं, बट मेरी टर्मोलॉजी, टर्मोलॉजी क्या आ रही है, सूट ऑफ सिविल नेचर, ज्यूरिसडिक्शन, ट्राई, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, मर्डर, ठीक है, हत्या, संविदा। ठीक है, तो मैं इंग्लिश का मतलब ही होता है कि इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी, इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी यूज करते हुए हिंदी में बताना।
इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी को यूज करते हुए हिंदी में बताना। अब देखो होता क्या है, हिंदी मीडियम वाला बच्चा, यहाँ पे कुछ बच्चा ऐसा है जो डर जाएगा। मैं कोशिश करता हूं मैं कोशिश करता हूं 70 to 80% के हर जो भी टर्मिनोलॉजी है उसकी मैं हाथ के हाथ हिंदी लिख दूं, है ना। और इसमें मेरी बच्चे भी हेल्प करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें मेरी हेल्प करते हैं। मैं पूछता हूँ अब इसकी हिंदी क्या होगी, बच्चे कमेंट बॉक्स में बता देते हैं, इतना मेरा साथ देते हैं। तो उससे क्या होता है, हम मिलके इस चीज का निवारण कर लेते हैं। ठीक है, मिलके इस चीज का हम निवारण कर लेते हैं। क्लियर। तो आपको बस क्या करना है, इसलिए मैं टर्मिनोलॉजी स्टार्टिंग में मैंने टॉपिक के नाम लिखा है तो उसका हिंदी मैंने भेजा। ठीक है, अब क्या है कि जो भी मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं उन सब में, आप पीपीटी में देखना, सब में मैं ज्यादातर टॉपिक्स का क्या लिख देता हूं, हिंदी लिख देता हूं साथ के साथ। क्लियर। और अगर मान लो मैं 1% हिंदी नहीं भी लिख पा रहा, तो आपको क्या करना चाहिए कि तुरंत के तुरंत, क्या आप इसका हिंदी गूगल में सर्च नहीं कर सकते? आप दुनिया भर का नेट चला रहे हो, इंटरनेट, क्या आप जुरिस्डिक्शन की हिंदी ऐसे टाइम टाइप नहीं कर सकते? चलो मैं तो कह रहा हूं कि साहब आप बिल्कुल ही प्रोफेशनलिज्म में अगर आ गए, ठीक है, बिल्कुल ही ये कह रहे हो कि नहीं साहब हमें तो सब कुछ तुम ही करके दो, तो मैं भी करके देता हूं आपको। 70 to 80% तो मैं सारे वर्ड्स की हिंदी के शब्द यहां पर लिखता हूं। क्लियर। और शायद शायद मैं ये भी मानता हूं कि जितनी हिंदी का क्लास में उपयोग मैं करता हूं पढ़ाने में, समझाने में, उतना शायद ही कोई टीचर कर रहा होगा। ठीक है, कर रहा होगा, शायद ही कोई टीचर कर रहा होगा। ठीक है, समझाने में हिंदी का प्रयोग करना। और बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट क्या, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हिंदी वाले बच्चे डिगलॉट लेके बैठना। डिगलॉट लेके क्या होगा कि हाथ के हाथ वो जुरिस्डिक्शन की हिंदी का वर्ड हाथ के हाथ उन्हें मिलेगा बेयर एक्ट में। तो ये एफर्ट्स आपको थोड़े से खुद करने पड़ेंगे, अगर आप हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे। मैंने फिर आपको बताया था मैंने फिर आपको बताया था कि केवल अगर मैं बेरेक को पढ़ के और उसे हिंदी में खुद ही क्या कर रहा हूं, ट्रांसलेट कर लूं और हिंदी और इंग्लिश में उसे पढ़ दूं। क्लियर। तो ये वो चीज हो ही नहीं रही जिसके लिए आपने पैसा दिया है। ठीक है, ये वो चीज होगी ही नहीं जिसके लिए आपने पैसा खर्च किया है। भाई बेरेक का हिंदी वर्जन तो आपको मार्केट में मिल जाएगा, रीडिंग तो उसकी आप भी लगा लोगे। केवल अगर ट्रांसलेट करने वाली ही बात है तो फिर पैसा किस बात का दे रहे? मेन चीज है कॉन्सेप्ट। मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस करता हूं, है ना। बट फिर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये चाहिए ही नहीं, है ना। उन्हें चाहिए केवल कि भैया हमें तो क्या करो, तुम कुछ मत करो, बेरेक पढ़ो फिर उसका हिंदी में पढ़ दो, आगे बढ़ो। कभी जीवन में कभी जीवन में एक पेपर नहीं निकलेगा, जीवन में बता रहा हूं। 1 साल 2 साल तो छोड़ो, समझ गए, जीवन में पेपर नहीं निकलेगा कभी ऐसे। ठीक है भैया, तो देखो, और बस एक चीज ऐसी है जो मैं केवल इंग्लिश में करता हूं, वो है डिक्टेशन। और वो मैंने कहा है, देखो उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। लगा लोगे तो आपका ही फायदा होगा, क्योंकि इंग्लिश में जो मैं बोल रहा हूँ उसे एटलीस्ट आप उतार तो सकते हो। उसे आपको ट्रांसलेट करने में जितना प्रयास घर पे करोगे ना, मैं बता रहा हूँ, अगर डेली ट्रांसलेट कर लो ना, ट्रांसलेशन लैंग्वेज का सब्जेक्ट पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आपका ट्रांसलेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा। क्लियर। बट मैं तो कह रहा हूँ, चलो कोई बच्चा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना नहीं चाहता तो हिंदी हैंड रिटन नोट्स तो आपके पास आएंगे ही आएंगे, उससे आप हेल्प लो। ठीक है। और अगर कोई दिक्कत है किसी को कि सर ये हिंदी में करा दो या कुछ करा दो, मेरे से देखो, मैं जितना मैं कोशिश करता हूँ हिंदी बोलने की,
नहीं, बुरा नहीं लगा मुझे, मैं तो समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ कि अगर आप छोटी-छोटी बातों पे हिम्मत हार के और मतलब मुझसे नहीं कहोगे, ठीक है? मेल कर दोगे कि सर जो है हिंदी में नहीं पढ़ा रहे, मेरे से ज़्यादा कौन हिंदी में पढ़ाता है, मुझे बता दो। मैं तो चाहता हूँ, मैं किस ऐसा नहीं चाहता, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं चाहता कि आऊँ और जो है केवल अपना समय काट के यहाँ से चला जाऊँ। मैं हर क्लास में चाहता हूँ कि मैं ऐसा पढ़ा के जाऊँ कि आप हमेशा ये याद रखो, आप खुश खुश होके जाओ क्लास से कि यार मज़ा आ गया क्लास में। चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, बट आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। मेरा तो समझाने का फर्ज है, ठीक है? मेरा समझाने का फर्ज है केवल, मैं केवल आपको समझा सकता हूँ, मानोगे फ़ायदे में रहोगे, ठीक है? आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलो। शशिकांत बेहेरा, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ज़्यादा जल्दबाजी मत मचाओ, ठीक है? अभी कर रहा हूँ स्टार्ट, समझाना भी ज़रूरी है। कभी-कभी ऐसा भी होगा कि आप बहक जाओगे, फिर आपको भी मैं ही समझाऊँगा और कोई नहीं आएगा यहाँ समझाने, ठीक है? एक तो चक्कर क्या है ना, बच्चे को केवल लगता है कि अरे यार जो है मतलब सब कुछ हमारे मन का हो जाए, ठीक है? सब कुछ हमारे मन का हो जाए, बट ऐसा नहीं हो सकता। चलो, अब देखो हमें स्टार्ट करना है सेक्शन 9, सेक्शन 9 सीपीसी, ठीक है? जिसे हम गेटवे टू सीपीसी कहते हैं, गेटवे टू सीपीसी मतलब सिविल प्रोसीजर कोड में एंटर करने का रास्ता, ठीक है? सिविल 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 प्रोसीजर कोड में घुसने का रास्ता। अब होता क्या है कि मान लो ये कोर्ट है, ये एक कोर्ट है, क्लियर? अब आपको पता है कि ये कोर्ट का रास्ता है, कोर्ट में अंदर जाओगे तो पूरी प्रोसीडिंग है और यहां से बाहर निकलोगे जजमेंट लेके, क्लियर? कुछ कुछ ऐसा होता है, ठीक है? मान लो ये ए है, ए के पास कोई राइट था, ये राइट अगर वॉयलेट हो जाएगा, मतलब अगर ए के पास कोई अधिकार है, उस अधिकार का हनन हो जाएगा, तो उसके पास क्या आ जाएगा? कॉज ऑफ एक्शन, वाद हेतुक। उसके पास क्या आ जाएगा? कॉज ऑफ एक्शन आ जाएगा। कॉज ऑफ एक्शन के आने के बाद उस पे एक राइट आ जाएगा कि वो अपना सूट फाइल कर सकता है, क्लियर? अपना सूट क्या कर सकता है? फाइल कर सकता है, क्लियर? तो वो अपने सूट को कैसे फाइल करेगा? ऐसा कौन सा सेक्शन है, ऐसा कौन सा सेक्शन है जो उसे इस सूट तक लेके जाएगा या जो बताएगा कि आपको इस कोर्ट में जाना है? ठीक है भाई, हमारे पास बहुत सारे कोर्ट है ना, हमारे पास यहाँ पे एक कोर्ट है, पूरे इंडिया में इतने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यहाँ पे एक कोर्ट है, यहाँ पे एक कोर्ट है, ये यहाँ पर क्रिमिनल कोर्ट बैठा हुआ है, ये दिल्ली का कोर्ट है, ये अलीगढ़ का कोर्ट है, ये गुड़गांव का कोर्ट है, ये मुंबई का कोर्ट है। हमारे पास तो तमाम कोर्ट बैठे हैं भारत में, क्लियर? पूरे पूरे इंडिया में इतने सारे हमारे पास कोर्ट्स हैं, इतने सारे जो है न्यायालय हैं, न्यायालय में भी कोई क्रिमिनल कोर्ट है, ठीक है? कोई ऐसा कोर्ट है जो केवल पॉक्सो देखेगा, कोई ऐसा कोर्ट है जो केवल एनडीपीएस देखेगा, क्लियर? हमारे पास कुछ सिविल कोर्ट है, फिर सिविल कोर्ट अलीगढ़ में एक है, दिल्ली में है, मुंबई में है, हर हर स्टेट में इतने सारे सिविल कोर्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल कोर्ट है, क्लियर? तो होगा क्या कि हमें कौन से कोर्ट में जाना है? इतने सारे कोर्ट्स में से भाई मेरा अगर मान लो मेरी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर लिया, मेरी प्रॉपर्टी पे अगर किसी ने कब्जा कर लिया, तो मैं मेरा राइट वायलेट हो गया, राइट टू एंजॉय अ प्रॉपर्टी, है ना? या फिर राइट टू पोजेशन, उस प्रॉपर्टी पे मेरा पोजेशन होना, उस प्रॉपर्टी पे मेरा कब्जा होना मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं उसका ओनर हूं, क्लियर? अगर ये कब्जा मुझसे कोई छीन ले, तो मैं कहूंगा कि साहब मेरा जो राइट टू पोजेशन था वो आपने वायलेट कर दिया, मेरा जो कब्जे का अधिकार था उस अधिकार को आपने क्या कर दिया? हनन कर दिया। तो मैं रेमेडी लेने के लिए कहां जाऊंगा? मैं भाग के मुंबई जाऊंगा क्या? मैं क्रिमिनल कोर्ट में जाऊंगा क्या? मैं दिल्ली के कोर्ट में जाऊंगा क्या?
बताइए, मैं चेन्नई के कोर्ट में जाऊं, कहां जाऊंगा मैं? क्लियर? पहले तो अगर मेरा कोई सिविल राइट वायलेट हुआ है, दो चीजें हमें यहां पर देखनी पड़ेंगी। मान लो अगर किसी व्यक्ति का कोई सिविल राइट वायलेट हुआ है, सिविल राइट वायलेट हुआ है, तो वो कहां जाएगा? सिविल कोर्ट में जाएगा। ठीक है, सिविल कोर्ट में जाएगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 9 कहता है। क्लियर? और सिविल कोर्ट में मुझे ये पता पड़ गया, मुझे ये पता चल गया कि मुझे सिविल कोर्ट जाना है, बट मुझे ये कौन बताएगा कि मैं कौन से सिविल कोर्ट जाऊं? साहब मैं तो यहां गया तो इतने सारे सिविल कोर्ट थे, सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन, एडीजे, है ना, बहुत बहुत सारे सिविल कोर्ट्स थे। और मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हूं अलग सिविल कोर्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हूं अलग सिविल कोर्ट, मैं जिस शहर में जा रहा हूं वहां सिविल कोर्ट। तो मैं अपने अधिकार की रेमेडी मांगने, क्लियर, मैं उसका उपचार लेने कहां पर जाऊंगा? किस कोर्ट में जाऊंगा? ये मुझे सेक्शन 9 के साथ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट बताएगा। ये कौन बताएगा? ज्यूरिसडिक्शंस। क्लियर? ये कौन बताएगा? ज्यूरिसडिक्शंस। इसीलिए इन दोनों चीजों को हम एक साथ पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि आपका सिविल राइट वायलेट हुआ है, तो राइट हो रहा है तो सिविल कोर्ट आइए। क्लियर? ये कह रहा है कि अगर आपका सिविल राइट वायलेट हो रहा है तो आप सिविल कोर्ट आइए, बट कौन से सिविल कोर्ट जाओगे ये बताएगा ज्यूरिसडिक्शन। कौन से सिविल कोर्ट जाओगे ये कौन बताएगा? ये ज्यूरिसडिक्शन वाले सेक्शन बताएंगे। क्लियर? ज्यूरिसडिक्शन वाले सेक्शन, यानी कि 15, सेक्शन 15 से 25, सेक्शन 15 से 25। क्लियर भाई? हम कौन से सेक्शंस को किस किस सेक्शन के साथ पढ़ते हैं ये पता होना चाहिए। और क्यों ऐसी इंटरलिंकिंग है? हम हम 9 के साथ 15 से 25 क्यों पढ़ोगे? 15 से 25, 15 से 25 क्यों पढ़ोगे? इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे राइट की रेमेडी देने के लिए कौन सा कोर्ट में हमें जाना है, किस कोर्ट में हमें जाना है, जब ये दोनों चीजें पढ़ लोगे तब आपको ये बात पता पड़ेगी। क्लियर? भाई मेरा सिविल राइट वायलेट हो गया है, मुझे इसकी क्या चाहिए? रेमेडी चाहिए। मैं किस कोर्ट में जाऊं? मुझे कौन बताएगा? सेक्शन 9 प्लस ज्यूरिसडिक्शन बताएगा। सेक्शन 9 प्लस सेक्शन 15 से 25 बताएगा। क्लियर? क्लियर? इतना क्लियर आपको? सयंतिका, क्या क्लियर नहीं है बेटा आपको? मतलब किस चीज में डाउट आ रहा है मुझे बताओ, आपका डाउट दूर कर देंगे। किस चीज में डाउट आ रहा है? किस चीज में? कोई पॉइंट, ऐसा पॉइंट तो होगा जहां से समझ में आना बंद हो गया होगा आपके। वीडियो यहाँ से बिल्कुल ठीक है। अगर वीडियो स्टक हो रही होती तो सबकी हो रही होती। ठीक है, वीडियो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। क्लियर? तो अपना एक बार रिफ्रेश कर लो, उसे रिजॉइन कर लो क्लास को, तो आपका ठीक हो जाएगा। देखो, अब देखो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जितने भी सूट ऑफ सिविल नेचर होगा, या जितने भी सिविल कोर्ट होंगे, ठीक है, जितने भी सिविल सूट्स होंगे, देखो सेक्शन 9 क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखना। पहले मैं नॉर्मल बता रहा हूं आपको कि जितने भी सिविल सूट्स होंगे, जितने भी सिविल सूट्स होंगे, ठीक, उन्हें कोर्ट क्या करेगा? उन्हें सिविल कोर्ट क्या करेगा? ट्राई करेगा। ठीक है, शैल ट्राइड बाय सिविल कोर्ट। ठीक है, जितने भी सिविल सूट्स होंगे, जितने भी सिविल सूट्स, उन सबको उन सबको क्या होगा? उन सबको सिविल कोर्ट ट्राई करेगा। ये सिविल कोर्ट की क्या है? ड्यूटी है। ठीक है, ये सिविल कोर्ट की क्या है? ड्यूटी है। अब जब सेक्शन 9 कह रहा है कि साहब कोर्ट की ड्यूटी है, अब जाओ, क्लियर, तो हम
सूट फाइल करने से ही सिविल प्रोसीडिंग में एंटर कर रहे हैं। जब हम देखो, कॉज ऑफ एक्शन से सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो रही। मैंने आपको बताया था सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी जब आप प्लेंट को फाइल करोगे, प्लेंट को दाखिल करोगे, वाद को दाखिल करोगे। क्लियर। मैंने कहा था कि सबसे पहले कॉज ऑफ एक्शन अगर किसी का राइज होगा तो ये क्या है, ये तो एक रीजन है, ये एक रीजन है जिस रीजन से सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, ये एक रीजन है जिससे सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, और सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए सेक्शन 9 कह रहा है कि आप सिविल कोर्ट आ जाओ। ठीक है, जैसे ही सिविल कोर्ट आप जाओगे, क्यों सिविल कोर्ट ही क्यों जाओगे, सिविल कोर्ट ही क्यों जाओगे, क्योंकि सेक्शन 9 कहता है कि आपका जो भी सिविल सूट है, यानी कि आपका अगर कोई सिविल राइट वायलेट हुआ है तो उसे कौन ट्राई करेगा, उसे सिविल कोर्ट ट्राई करेगा। उसे कौन ट्राई करेगा, कोर्ट ट्राई करेगा। कोर्ट की ड्यूटी है। ठीक है, कोर्ट की ड्यूटी है कि आपके सिविल सूट को वो ट्राई करे। क्लियर। तो अब देखो होगा क्या, अगर हम सेक्शन 9 देखें तो सेक्शन 9 कहता है द कोर्ट शैल, ठीक है, द कोर्ट शैल स्टार्ट होगा। मैं अभी आपको इसके बाद बेरेक पढ़ाऊंगा। सेक्शन 9 कहता है कि कोर्ट शैल, शैल का मतलब है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। ठीक है, ये कोर्ट के लिए क्या है, ये कोर्ट के लिए मैंडेटरी है। क्या, अभी आगे पढ़ेंगे, एक एक शब्द का मतलब समझते हुए चलो। सेक्शन 9 कह रहा है कोर्ट शेल, मे नहीं कह रहा, मे कह रहा होता तो फिर क्या होता, मे कह रहा होता तो फिर कोर्ट का डिस्क्रिजन हो जाता कि साहब हम सिविल सूट लेके जा रहे हैं, सिविल राइट का वायलेशन पे जा रहे हैं। कोर्ट कह रहा है कि अभी मेरा मूड नहीं है, आप बाद में आना, अभी मेरा मूड नहीं है, आप बाद में आना। नहीं, अगर आप सिविल राइट के वायलेशन पे अगर सिविल कोर्ट में चले गए तो फिर उसकी ड्यूटी बनती है कि वो आपके सिविल सूट को ट्राई करेगा ही करेगा। क्यों, क्योंकि सेक्शन 9 इस पे क्या डाल रहा है, एक ड्यूटी इंपोज करा रहा है। ठीक है, ये कह रहा है द कोर्ट शैल, अगली लाइन पढ़ोगे, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियर इन कंटेंट, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन कंटेंट। ठीक है, कह रहा है कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन कंटेंट। देखो इस लाइन को हम पढ़ेंगे लास्ट में, इस लाइन को लास्ट में, हैव jurisdiction to try, have jurisdiction to try, have jurisdiction to try all suits of civil nature, all suits of civil nature, all suits of civil nature excepting suits which are expressly or impliedly barred। अब देखो ये पूरा सेक्शन है, ठीक है, ये पूरा सेक्शन है, इसे मैंने अलग अलग लाइनों में तोड़कर ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया। ठीक है, बिल्कुल सेम सेक्शन ही डिग्लॉट में आपको मिलेगा हिंदी में, बिल्कुल सेम सेक्शन। ठीक, ये कह रहा है कोर्ट शैल, क्या पढ़ोगे पहले, केवल ये पढ़ना है, 1 2 3। देखो हर चीज को अप्रोच करने का एक तरीका होता है, हर चीज को अप्रोच करने का एक तरीका होता है, और सेक्शन 9 को कैसे अप्रोच किया जाएगा, अभी इन दोनों को आप भूल जाओ, सीधे पढ़ो कोर्ट शैल हैव jurisdiction to try all suits of civil nature, court shall have jurisdiction to try all suits of civil nature। मतलब कोई भी सिविल नेचर का सूट होगा, ठीक है, यहां मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कोई भी सिविल सूट होगा,
क्लियर? तो भाई उसे ट्राई करने का ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई, ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई, उसे ट्राई करने का ज्यूरिसडिक्शन किस पे होगा? सिविल कोर्ट पे, या कोर्ट लिख सकते हो, सिविल कोर्ट पे। क्लियर? मतलब ये कह रहा है कि साहब अगर कोर्ट में, अगर किसी भी कोर्ट में कोई सिविल सूट आता है या फिर सूट ऑफ सिविल नेचर आता है, इन दोनों में मैं अंतर आगे बताऊंगा। ठीक है, सूट ऑफ सिविल नेचर और सिविल सूट में क्या अंतर होता है? कुछ अंतर होता है, ज्यादा नहीं होता, थोड़ा सा अंतर होता है सिविल सूट में और सूट ऑफ सिविल नेचर में। ठीक, मान लो कोई सिविल सूट, अभी मान के चल रहा हूं मैं, कोई अगर सिविल सूट है, क्लियर, तो उसे ट्राई करने का जो ज्यूरिसडिक्शन होगा वो कोर्ट पर होगा। किस कोर्ट पर होगा? किस कोर्ट पर होगा ये ज्यूरिसडिक्शन बताएगा। किस कोर्ट पर होगा ये ज्यूरिसडिक्शन बताएगा। क्लियर? बट ये कह रहा है कि साहब कोई भी सिविल सूट है, आप सिविल कोर्ट जाओगे आपको निवारण मिल जाएगा। ठीक है, और क्योंकि आप जिस कोर्ट में जाओगे उसमें क्या होगा, वो क्या होगा, वो उसे ट्राई करेगा ही करेगा। ठीक है, वो उसे ट्राई करेगा ही करेगा। ये क्या है? ये ड्यूटी है अपॉन द कोर्ट टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। ठीक है, अगर मान लो, देखो ध्यान से देखो, अब ये मान लो कोई सिविल सूट है, सिविल सूट है, अब ये बहुत सारे कोर्ट हैं आपके पास, बहुत सारे कोर्ट हैं आपके पास, और सेक्शन 9 क्या कह रहा है? सेक्शन 9 क्या कह रहा है कि हर कोर्ट, हर कोर्ट, ठीक है, हर कोर्ट सिविल सूट अगर इन पे आएगा तो वो उसे ट्राई करना ही पड़ेगा। अगर सिविल सूट इसमें आएंगे तो इसे ट्राई करना ही पड़ेगा, ये आपको लौटा नहीं सकता, है ना? बट आप किस कोर्ट में जाओगे ये आपको बताएगा सेक्शन 15। ठीक है, ये बताएगा आपको। देखो जैसे मान लो सिविल सूट गए, पहले आपने 15 चेक करा, 17 चेक करा, 18 चेक करा, ठीक है, मतलब 16 भी चेक कर लिया, 19 चेक किया, 20 चेक किया, तो ज्यूरिसडिक्शन देखने के बाद, अपने सूट की ज्यूरिसडिक्शन देखने के बाद आपको पता लगा कि भाई आपका केस इसमें फॉल करेगा। ठीक है, आपका केस किसमें जाएगा? आपका केस सिविल सूट आपका इसमें जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 दिस कोर्ट इज बाउंड टू ट्राई और सिविल सूट, दिस कोर्ट इज बाउंड टू ट्राई और सिविल सूट। क्लियर? भाई हमने सेक्शन 6 भी देख लिया, चलो ठीक है, सेक्शन 6 भी देख लिया। हमारा सिविल सूट हमें फाइल करना है, मतलब क्यों फाइल करना है? हमारे पास एक कॉज ऑफ एक्शन है, हमें सिविल सूट फाइल करना है। सिविल सूट फाइल हम कहां करेंगे? हम कैसे देखेंगे? ज्यूरिसडिक्शन वाले चैप्टर से देखेंगे। कैसे देखेंगे? ज्यूरिसडिक्शन वाले चैप्टर से देखेंगे। और ज्यूरिसडिक्शन वाला चैप्टर देखकर हमें पता लगा कि हमें इस कोर्ट में जाना है। क्लियर? तो अगर अपना सिविल कोर्ट लेके, सिविल सूट लेके आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई योर सूट ऑफ सिविल नेचर। कोर्ट को पर क्या माना जाएगा कि साहब इस पर आपको ट्राई करने की ज्यूरिसडिक्शन है ही है। क्लियर? मतलब ये आपके सिविल सूट को ट्राई करेगा ही करेगा, लौटा नहीं सकता। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकता कि यार ठीक है आज मेरा मन नहीं है, इसे लौट जाओ लेके। ठीक है, या फिर ये नहीं कह सकता कि अरे यार तुम समझो मेरे पे बहुत पेंडेंसी है, ऐसा करो यार दूसरे कोर्ट में फाइल कर लो ना, वहां देखो 4 ही केस पड़े हुए हैं बस। ठीक, तो डिस्क्रिजन नहीं है, इट इज अ मैंडेटरी प्रोविजन, ये कंपल्जन है उसके ऊपर, ड्यूटी है उसके ऊपर। सेक्शन 9 कह रहा है कि साहब हर कोर्ट की ड्यूटी होगी कि उसमें आए हुए सिविल सूट को वो क्या करेगा? ट्राई करेगा ही करेगा। क्लियर? तो सेक्शन 9 क्या करता है? सेक्शन 9 कहता है कि आप अपने सिविल राइट के वॉयलेशन पे कहां आ जाओ? सिविल कोर्ट आ जाओ, क्योंकि सिविल कोर्ट यहां पर है आपके सिविल सूट को ट्राई करने के लिए। क्लियर? तो जब आप अपने अपने राइट की रेमेडी लेने जाते हैं कोर्ट में, क्लियर, तो आप कोर्ट में क्यों जा रहे हो? क्योंकि कोर्ट है पावर टू ट्राई और सिविल सूट, कोर्ट है पावर टू ट्राई और सिविल सूट, और सेक्शन 9 ये पावर प्रोवाइड करता है। क्लियर? ये पावर प्रोवाइड कौन करता है? सेक्शन 9 प्रोवाइड करता है। अब देखो
सेक्शन 9 ही है, सेक्शन 9 है जिसकी वजह से आप कोर्ट में जा रहे हो, वरना कोर्ट में क्या क्यों जाओगे? अभी बहुतों के मन में आ रहा होगा कि सर आपने इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट पढ़ाया था, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट पढ़ाया था, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट होना चाहिए गेटवे टू सीपीसी। क्लियर? बट गेटवे नहीं, गेटवे क्या, गेटवे सेक्शन 9 है, क्योंकि सेक्शन 9 की वजह से ही आप इंस्टीट्यूट कर रहे हो, क्योंकि सेक्शन 9 ही कोर्ट को पावर प्रोवाइड करा रहा है कि आप सिविल सूट क्या करोगे, आप सिविल सूट ट्राई करोगे। क्लियर? सेक्शन 9 नहीं होता तो आप इंस्टीट्यूट कराते ही क्यों? सेक्शन 9 नहीं होता अगर सेक्शन 9 ये नहीं बताता कि साहब आपके जो रेमेडी है वो सिविल कोर्ट प्रोवाइड करेगा, अगर ये सेक्शन 9 ना बताए आपको, तो आप इंस्टीट्यूट ही क्यों कराओगे? क्लियर? तो सेक्शन 9 आपको क्या कर रहा है, सेक्शन 9 कह रहा है कि जा बेटा चला जा कोर्ट में, और कोर्ट में जाते ही क्या हो जाएगा, सीपीसी एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, समझो, समझो, एक लाइन का सेक्शन है, ये एक लाइन का सेक्शन है, बट इसे धीरे धीरे आप समझिए कि इसे गेटवे टू सीपीसी क्यों कहा जा रहा है ना? देखो सेक्शन 9 क्या है, सेक्शन 9 बता रहा है, सेक्शन 9 बता रहा है आपको कि आपको ओवरऑल करना क्या है। सेक्शन 9 ने मोटा मोटा आपको बता दिया कि आपको इन टोटलिटी में क्या करना है। क्लियर? ये सिंपल कह रहा है। देखो सेक्शन 9 क्या कह रहा है, सेक्शन 9 क्यों बना है, या सेक्शन 9 की इंपॉर्टेंस इतनी हम क्यों मान रहे हैं? सेक्शन 9 ने बता दिया कि भाई अगर आपको सिविल सूट फाइल करना है, या अगर कोई सिविल सूट है, और सिविल सूट कब होगा, सिविल सूट कब होगा, जब कॉज ऑफ, तो सिविल सूट होगा। सिविल सूट को ट्राई कौन करेगा, सिविल कोर्ट करेगा। क्लियर? सिविल सूट को ट्राई कौन करेगा, कोर्ट करेगा। मतलब अगर आपको रेमेडी चाहिए सूट के थ्रू, तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई और ऑल सिविल सूट्स। सेक्शन 9 कह रहा है कि साहब मैं पावर दे रहा हूं कोर्ट्स को कि हर प्रकार के सिविल सूट्स वो क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। ठीक है? अब बहुत सारे सिविल कोर्ट है, कहां जाओगे, ये आप देख लो 15 से 25 तक। क्लियर? ये आप देख लीजिए सेक्शन 15 से सेक्शन 25 तक। क्लियर? आप समझो इस चीज को कि ये जो सिविल सूट है, ये सिविल सूट का आपको निवारण कहां मिलेगा, कौन इसे ट्राई करेगा? सेक्शन 9 कह रहा है कि आप से कौन ट्राई करेगा, सिविल कोर्ट ट्राई करेंगे। ठीक है, हमें पता चल गया। अब हम सिविल प्रोसीडिंग्स में एंट्री ले सकते हैं, कैसे? इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से। कैसे? इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कैसे होगा, प्लेंट से। प्लेंट कहां पर जाएगी, फाइलिंग क्लर्क पे।
है ना। मतलब ये जो प्रोसीडिंग्स हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट इज इटसेल्फ अ प्रोसीडिंग। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट भी क्या है? एक सिविल प्रोसीडिंग है। क्लियर, एक सिविल प्रोसीडिंग है। कंप्लेंट को कैसे दाखिल किया जाए, वाद को कैसे दाखिल किया जाए, ये भी एक प्रक्रिया है। बस इस प्रक्रिया में हम जा क्यों रहे हैं भाई, हम सिविल कोर्ट क्यों जा रहे हैं? ठीक है, अपना अपना जो वाद है वो यहां पर दाखिल क्यों करा रहे हैं, अपना सूट इंस्टीट्यूट यहां क्यों करा रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्शन 9। इस 9 की वजह से हम सिविल प्रोसीडिंग्स में घुस रहे हैं। ठीक है भाई, मैं सिविल कोर्ट क्यों जाऊंगा? क्योंकि सेक्शन 9 ने सिविल कोर्ट को पावर दी हुई है। मेरा राइट वायलेट होगा तो मैं कोर्ट में क्यों जा रहा हूं? क्योंकि सेक्शन 9 बताता है कि साहब सिविल कोर्ट ट्राई करेगा सिविल सूट को। ठीक है साहब, तो मैं प्रक्रिया जानना चाहता हूं। सेक्शन 9 की वजह से मैं प्रक्रिया प्रक्रिया में घुस रहा हूं, सेक्शन 9 की वजह से मैं प्रोसीडिंग में अंडर आ रहा हूं। क्लियर, जब प्रोसीडिंग में देखा मैंने तो देखा अच्छा सेक्शन 26 से अभी मैं इंस्टीट्यूट कराऊंगा अपने प्लेंट को। ठीक है, उसके बाद प्लेंट का समन जाएगा, रिटन स्टेटमेंट होगा, हियरिंग होगी, फिर क्या होगा, फ्रेमिंग ऑफ इश्यू होगा, फिर ट्रायल स्टार्ट होगा, फिर जजमेंट आएगा। है ना, तो ये सारी प्रोसीडिंग क्यों हो पा रही हैं? क्योंकि हमें यह पता है कि अगर हमारा सिविल राइट वायलेट होगा और हमें सिविल सूट चलाना है तो कहां चलेगा? सिविल कोर्ट में चलेगा। उस पे पावर है। ये कौन बता रहा है? सेक्शन 9 बता रहा है। इस वजह से कहते हैं सेक्शन 9 इज द गेटवे टू सीपीसी। सेक्शन 9 ने कोर्ट को पावर दी कि वो हर प्रकार के सिविल कोर्ट को ट्राई करेगा। इस वजह से हम सिविल प्रोसीडिंग में एंट्री लेते हैं। क्लियर, इस सेक्शन 9 की वजह से हम सिविल प्रोसीडिंग्स में एंट्री लेते हैं। इस वजह से सेक्शन 9 को क्या कहा जाता है? गेटवे टू द सीपीसी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? गेटवे टू द सीपीसी कहा जाता है। हाँ अमन, वेरी करेक्ट। ठीक है, तो पहले इसका एक बार पर्पस आप लिख लीजिए। पर्पस ऑफ सेक्शन 9 लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए पर्पस ऑफ सेक्शन 9। ये इतना समझ में आया आपको? पर्पस ऑफ सेक्शन 9। ठीक है, अभी तो मैंने बस आपको ये समझाया है कि इसे गेटवे क्यों कहते हैं। क्लियर, अभी सेक्शन को मैं समझाऊंगा एक एक। ये अलग अलग जितने भी मैंने आपको लाइन यहां पर लिख के दिए हैं ना, जितने भी लाइन यहां पर लिख के दिए हैं, हर लाइन का मतलब है। ये इस लाइन का क्या मतलब है, 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 इस लाइन का क्या मतलब है। हर इस सेक्शन के हर वर्ड का, हर लाइन का कुछ ना कुछ मतलब है। क्लियर, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले मैंने आपको केवल इतना समझाया कि इसे गेटवे क्यों बोल रहे हैं, कि सीबीसी में आप इसी से घुसोगे, ये क्यों माना जा रहा है। क्लियर, तो इसका पर्पस आप लिख लीजिए, उसके बाद हम सेक्शन स्टार्ट करेंगे। प्लीज राइट पर्पस ऑफ सेक्शन 9। प्लीज राइट पर्पस ऑफ सेक्शन 9। प्लीज राइट पर्पस ऑफ सेक्शन 9। प्लीज राइट, प्लीज राइट द पर्पस ऑफ सेक्शन 9। द पर्पस ऑफ सेक्शन 9। The purpose of section 9 is to declare the widest possible jurisdiction, is to declare the widest possible jurisdiction, is to declare the widest possible jurisdiction to the civil courts, to the civil courts। भाई सेक्शन 9 क्या कर रहा है? सेक्शन 9 सिविल कोर्ट को मतलब अल्टीमेट पावर दे देता है कि भैया कोई भी सिविल सूट होगा ना, कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई डीएम के पास नहीं जाएगा। क्लियर, कोई एमएलए एमपी के पास नहीं जाएगा। किसी का राइट का वायलेशन है ना, उसे रेमेडी चाहिए, उसे सिविल सूट अगर अपना चलाना है तो वो सिविल कोर्ट पे ही आएगा। क्लियर, तो क्या है सेक्शन 9 इज टू डिक्लेयर द वाइडेस्ट पॉसिबल jurisdiction, widest possible jurisdiction to the civil courts,
to the civil court to try all suit of civil nature, to try all suits of civil nature, all suits of civil nature. And at the same time, and at the same time, it gives the broadest right to an individual, and at the same time, it gives the broadest right to the individual, broadest right to the individual to file a suit of civil nature, to file a suit of civil nature, to file a suit of civil nature. नेक्स्ट पैरा लिखिए, नेक्स्ट पैरा. इट इज अ डिक्लेरेटरी प्रोविजन. It is a declaratory provision regarding the jurisdiction of the civil court. It is the declaratory provision. It is the declaratory provision. It is the declaratory provision regarding the jurisdiction of civil court, regarding the jurisdiction of civil court. अब देखो, एक चीज देखना बहुत ध्यान से, समझने का प्रयास करना. देखो, समझने का प्रयास करना. देखो, अब देखो सेक्शन 9 क्या कह रहा है. सेक्शन 9 कह रहा है कि साहब जितना भी कोर्ट है, ठीक, जितने भी कोर्ट हैं, कोर्ट क्या करेगी, शैल हैव jurisdiction to try all suit of civil nature. इसे ध्यान रखना, पहले इसे ध्यान रखना. ठीक है, इसे ध्यान रखना. मतलब सेक्शन 9 ने कोर्ट को पावर दे दी, सेक्शन 9 ने कोर्ट को पावर दे दी कि आप क्या करोगे, जितने भी सूट होंगे सिविल नेचर के, ऑल, ऑल लिख दिया, ऑल, मतलब जितने भी सूट होंगे सिविल नेचर के, उसे ये कोर्ट ट्राई करेगी ही करेगी, मना नहीं करेगी. ठीक है, मना नहीं करेगी. बट दो क्या करा, दो एक्सेप्शन लगा दिए. क्लियर, दो एक्सेप्शन लगा दिए. पहला आपको नजर आएगा इस फॉर्म में, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस,
subject to provision herein contained, ठीक है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हेयर इन कंटेंट, क्लियर। और सूट्स विच एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार, सूट्स विच एक्सप्रेसली एंड इम्प्लाइडली बार्ड, सूट्स विच एक्सप्रेसली एंड इम्प्लाइडली बार्ड। अब देखना, ये कह रहा है कि कोई कोर्ट है वो हर प्रकार के सूट ऑफ सिविल नेचर को ट्राई करेगा। बहुत ध्यान से सुनना, ये जो कोर्ट है ये हर प्रकार के सूट ऑफ सिविल नेचर को ट्राई करेगा, इसकी ड्यूटी है, इसकी ड्यूटी है। बट दो केसेस में नहीं करेगा, ठीक है। अब ये दो एक्सेप्शन लगाने का मतलब यहां पर क्या है, देखो यहां पर लिख रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हेयर इन कंटेंट, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हेयर इन कंटेंट मतलब हेयर इन द सीपीसी, हेयर इन द सीपीसी मतलब अगर सीपीसी का कोई प्रोविजन किसी सूट पर रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहा है कि आप सिविल कोर्ट में नहीं जाएंगे, सिविल कोर्ट आपको ट्राई नहीं करेगा, क्लियर। जैसे जैसे आप पढ़ोगे रेस जुडिकाटा, ठीक, आप पढ़ोगे रेस जुडिकाटा, आप पढ़ोगे रेस सब जुडाइस, ठीक है, रेस सब जुडाइस, आप जुरिस्डिक्शन के सेक्शन देखोगे, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहे हैं कि भैया आप जो सिविल सूट है ना, आप इस सिविल कोर्ट में नहीं जाओगे, ठीक है, सिविल कोर्ट आपको ट्राई नहीं करेगा। भाई सिविल कोर्ट की ड्यूटी है कि वो सारे सिविल सूट्स को ट्राई करेगा, कोर्ट की ये ड्यूटी है, कोर्ट की ड्यूटी है कि वो सारे सिविल सूट्स को ट्राई करेगा। बट बट इस सीपीसी में जहां पर मना किया हुआ है, ठीक है, सीपीसी में जहां पर मना किया हुआ है, किसी प्रोविजन में अगर सीपीसी में ही मना किया हुआ है कि साहब आप कोर्ट में नहीं जाओगे या इस प्रकार का सूट इस कोर्ट में नहीं ट्राई किया जाएगा, तो कोर्ट उन सूट्स को ट्राई नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल रेस जुडिकाटा क्या करेगा, सिविल सूट पे रेस्ट्रिक्शन लगा देगा कि आप, या सिविल कोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगा देगा कि आप इस सिविल सूट को ट्राई नहीं कर सकते, क्लियर। तो देखो ये क्या है, ये भी क्या है, ये भी एक एक्सेप्शन है, ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन, ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन, क्लियर। बट ये सारे कह रहा है कि सीपीसी में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कहीं सीपीसी में कोई प्रोविजन किसी सूट को बार तो नहीं कर रहा। हमने देख लिया, हमने देखा सेक्शन 10 इसे बार कर रहा है, ठीक है, इसे रोक दो, अब इसे कोर्ट ट्राई नहीं कर सकता, क्लियर। तो दिस इज द एक्सेप्शंस विच आर गिवन इन द सीपीसी ओनली, ये वो रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि सिविल प्रोसीजर कोड में ही दी हुई है। और ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ना कि साहब हमने लिखा पहले कि कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल द सूट ऑफ सिविल नेचर, इसका मतलब जो कोर्ट होगी उस पे सारे सिविल सूट को ट्राई करना है, ये पावर है, ये ड्यूटी है, क्लियर। बट अगर किसी अदर लॉ ने अगर किसी अदर लॉज ने एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली किसी सूट को बार किया हुआ है, क्लियर। ये मैं अभी अभी तो मैं बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, अभी एक एक करके मैं पूरा आपको समझाऊंगा, क्लियर। मतलब इन दोनों में मैं अंतर बता रहा हूं कि इन दोनों एक्सेप्शंस में अंतर क्यों और ये अलग अलग क्यों लिखा गया है। ये वाला एक्सेप्शन डिनोट करता है केवल सीपीसी में दिए हुए रेस्ट्रिक्शंस को, सीपीसी के अलावा अगर मान लो कोई ऐसा लॉ है जो किसी सूट को बार कर रहा है सिविल कोर्ट में ट्राई होने से, क्लियर, तो वो सिविल सूट भी कोर्ट ट्राई नहीं करेगा। जैसे वेरी गुड लिमिटेशन एक्ट, ठीक है, जैसे लिमिटेशन एक्ट कहता है कि साहब अगर बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और कॉज ऑफ एक्शन को 3 साल निकल चुके हैं, कॉज ऑफ एक्शन को 3 साल निकल चुके हैं, तो आप सिविल कोर्ट में ट्राई कराने सूट को नहीं जा सकते, दिस इज द एक्सप्रेस बार, ठीक है। कुछ ऐसे स्पेशल लॉ सरकार बना देती है जैसे पॉक्सो, ठीक है, और वो कुछ ऐसे स्पेशल लॉ बना दिए जाते हैं जिन स्पेशल लॉ में स्पेशल कोर्ट भी बना दी जाती है,
उन केसेस को ट्राई करने के लिए, तो वो केसेस फिर नॉर्मल सिविल कोर्ट्स में नहीं जा सकते, वो उन स्पेशल कोर्ट में ही जाएंगे। ठीक है, वो उन स्पेशल कोर्ट्स में ही जाएंगे। तो ऐसे रेस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिलेंगे अदर देन सीपीसी। क्लियर? तो दो प्रकार से रेस्ट्रिक्शन सिविल सूट पे लगाई जा सकती है। एक उन प्रोविजन के द्वारा जो कि सिविल प्रोसीजर कोड में ही गिवन है, और एक उन प्रोविजन के द्वारा जो सिविल प्रोसीजर कोड के बाहर गिवन है। बताइए, अब ये पूरा समझ में आया? मतलब ये कह रहा है, सेक्शन 9 कह रहा है कि साहब कोई भी तरह का सिविल सूट हो, है ना, कि कोई भी सूट ऑफ सिविल नेचर हो, कोर्ट की ड्यूटी है कि उसे ट्राई करेगा। कोर्ट की ड्यूटी है कि उसे ट्राई करेगा ही करेगा। बट अगर सीपीसी का कोई प्रोविजन रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है तो ट्राई नहीं करेगा। सीपीसी के अलावा अदर लॉ अगर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है तो ट्राई नहीं करेगा। तो दीज टू आर द एक्सेप्शंस टू सेक्शन 9। दीज टू आर द एक्सेप्शंस टू सेक्शन 9। बताइए, इतना क्लियर हुआ? जैसे रेंट ट्रिब्यूनल्स, वेरी गुड, है ना, एमपी एमएलए कोर्ट, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। बताइए, इतना क्लियर हुआ? देखो, एक बार मैं आपको सेक्शन पढ़ा दूं पहले, ठीक है? सेक्शन पढ़ाने के बाद फिर इसे डिटेल में स्टार्ट करेंगे। अभी मैं रीड करा दूं, एक लाइन का सेक्शन है, उसके बाद ब्रेक दूंगा, है ना? सेक्शन 9 निकालिए आप लोग अपने बेरेक्ट में। प्लीज ओपन सेक्शन 9। देखो, देखिए, देखो ये क्या कह रहा है। देखो, द कोर्ट शेल, ठीक है, मतलब मैंडेटरी। द कोर्ट शेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हेयर इन कंटेंट, हेयर इन मतलब उन्हें छोड़ के, मतलब कोर्ट हर सिविल सूट को ट्राई करेगी उन्हें छोड़ के। किन्हें छोड़ के? जो सीपीसी में ही दिए हुए प्रोविजन अगर किसी पे क्या लगा रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। द कोर्ट शेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हेयर इन कंटेंट हैव jurisdiction to try all suit of civil nature excepting suit of which their cognizance is expressly or impliedly barred। ठीक है, ये बात करता है अदर लॉस की, ये लाइन बात करती है अदर लॉ कि अगर सीपीसी के अलावा भी कोई एक्ट ऐसा है जो सिविल सूट के ट्राई होने पे बार लगा रहा है, ठीक है, वहां पर मतलब कि कोर्ट उसका कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि इसके लिए तो स्पेशल कोर्ट बनी हुई है। क्लियर भाई साहब? कोर्ट इसका कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि ये तो लिमिटेशन इसका खत्म हो गया है। तो दीज आर द बार्स प्रोवाइडेड इन द प्रोविजंस अदर देन सीपीसी, अदर देन सिविल प्रोसीजर कोड। क्लियर? तो सीपीसी के अलावा अन्य कानून में दिए गए क्या रेस्ट्रिक्शंस। क्लियर? तो ये दो एक्सेप्शंस हैं। अब समझ में आ गया? सेक्शन 9 समझ में आ गया? सेक्शन 9 क्लियर हुआ आपको? ठीक है, देखो, क्योंकि हेयर इन से यहां पर क्लियर हो जाता है कि सीपीसी की बात कर रहा है ना? तो अगर केवल सीपीसी की बात कर रहा होता तो फिर ये
यहाँ पे एक्सेप्टिंग वाली बात नहीं दी गई होती है ना। तो ये क्या होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, इंटरप्रिटेशन, है ना। तो मान लो अगर ऊपर सीपीसी के रेस्ट्रिक्शंस कवर हो गए हैं और बाद में दोबारा रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि सीपीसी के तो ऊपर कवर हो गए, सीपीसी को छोड़ के भी अगर कोई रेस्ट्रिक्शन ऐसा है, ठीक है, जो सिविल सूट को किसी सिविल कोर्ट में ट्राई होने से रेस्ट्रिक्ट करे, रोके, क्लियर, तो उसके बारे में बात करी गई। बेटा एक्सप्लेनेशन तो बात की बात है ना, पहले सेक्शन बहुत लंबा है, सेक्शन समझाऊंगा उसके बाद एक्सप्लेनेशन पे आऊंगा, है ना। आशुतोष शर्मा की स्क्रीन चली गई, रिफ्रेश और रिजॉइन करो, आ जाएगी वापस। ठीक है, चलो इतना क्लियर। अभी ब्रेक लेते हैं पहले, है ना, 3-4 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। पहले मैं इसे डिक्टेट, पूरे सेक्शन को डिक्टेट कराऊंगा, पर्पस डिक्टेट करा दिया, ठीक है, समझा दिया आपको सेक्शन दिखा के, इसे एक पैराग्राफ इस पे डिक्टेट कराना है। उसके बाद मैं आपको इसकी डिटेलिंग दूंगा, है ना, डिटेल में कराना स्टार्ट करूंगा। हेयर इन कंटेंट का मतलब है, हेयर इन कंटेंट मतलब सीपीसी में ही अगर कोई सब्जेक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, क्लियर, तो उसे छोड़ के सारे सूट सिविल कोड ट्राई करेगा। समझ गए? मुस्कान कुरैशी, सीमा जैन, पुरानी क्लास है, पुरानी क्लास बेटा, ये तो मतलब आपने आज ज्वाइन किया है क्या? उज्जवल समझा दूंगा, ठीक है, हेयर इन कंटेंट, दीपक कुमार, हेयर इन कंटेंट समझ गए अब तुम? हाँ सत्या, ये दोनों सेक्शन 9 के एक्सेप्शन आप बोल सकते हो। अच्छा, आपने आज ही इनरोल किया है ना, तो बेटा पुरानी क्लासेस सीपीसी का भी चल तो स्टार्टिंग ही रहा है, पर कुछ क्लासेस हम लोग कर चुके हैं सीपीसी के, तो आप पहले सीपीसी के क्लास वो कवर कर लीजिए, है ना। चलिए, ओके देन, लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 3-4 मिनट्स, देन वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो ब्रेक दे रहा हूं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, गलत है अंकिता गुप्ता। हाँ सीपीसी के, हाँ मतलब सेक्शन 9 के समहाउ कैसे एक्सेप्शन में बन सकता है जुरिस्डिक्शन, पर हर कोर्ट के लिए नहीं। ये भी अभी मैं बता रहा हूँ रमन जी, थोड़ा सा अभी वेट करो, अभी टॉपिक को चलने दो, अभी टॉपिक स्टार्ट हुआ है ना। ये सारे जो इंटरप्रिटेशन की जो डाउट्स है ना, वो इंटरप्रिटेशन की जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैं भेज दूंगा सत्या। हाँ, इसमें अंतर वेस्ट डेविडपुरी। सीमा जैन, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अभी समझ में आएगा, अभी आपकी पहली क्लास है ना, अभी समझ में आएगा। चलिए ठीक है, हाँ लिखवा दिया बेटा सूर्या। अब ब्रेक के बाद मिलते हैं, ठीक है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ओके।
सूर्य बेटा करवा दी डिफरेंस। रजत रजस्थला रजत। मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ऑर्डर 18 रूल 4 और 19 में अंतर। चलो अभी इसमें लिख लो एक पैराग्राफ जो मैंने अभी आपको समझाया है, सेक्शन 9, उसमें एक पैराग्राफ लिख लीजिए। प्लीज राइट, इवन दो सेक्शन 9, प्लीज राइट, even though section 9, even though section 9, thank you Aditi, even though section 9 gives a very broad and widest possible jurisdiction, even though section 9 gives a very broad and widest possible jurisdiction, gives the very broad and widest possible jurisdiction, widest possible jurisdiction to the civil court। अब है ना, सिविल कोर्ट को पावर जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, कितनी बहुत वाइड है इसके साथ। कोई भी सिविल कोर्ट आप ट्राई करो, कोई भी सिविल कोर्ट। मनोज प्रकाश, हेडिंग सेक्शन 9 रहेगी, और क्या रहेगा सेक्शन 9। क्या लिखा? इवन दो सेक्शन 9, इवन दो सेक्शन 9 गिव्स अ वेरी ब्रॉड एंड वाइडेस्ट पॉसिबल जुरिस्डिक्शन टू सिविल कोर्ट, पॉसिबल जुरिस्डिक्शन टू सिविल कोर्ट to try all suits of civil nature, to try all suits of civil nature। अभी नहीं लिखवाया दीपक कुमार, इतनी जल्दी फैसला मत सुनाओ। अगर आगे जज बनोगे ना तो पहले पूरा सुनो, तब फैसला सुनाना, है ना। इतनी जल्दबाजी करोगे फैसला सुनाने में तो क्या कहते हैं उसे, जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, है ना। तो आप दफन कर दोगे न्याय को। आगे लिखो। अब देखो, इस 2 लाइन का पहले मतलब बता दूं। 2 लाइन का मतलब है कि भले ही, इवन दो का क्या मतलब है? इवन दो का मतलब है भले ही सेक्शन 9 कोर्ट को बहुत बड़ी पावर प्रोवाइड करा रहा है, बहुत बड़ी जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड करा रहा है कि आप सारे सिविल सूट को क्या करोगे, ट्राई करोगे। ठीक है, ठीक है, कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है भले ही सेक्शन 9 सिविल कोर्ट को बहुत वाइडेस्ट जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड करा रहा है कि आप सारे टाइप के सिविल सूट्स को ट्राई करो। आगे लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखो। इट वुड बी अनरीजनेबल एंड अनजस्ट, ठीक है, परंतु ये बहुत ही अनरीजनेबल होगा, ठीक है, और क्या होगा, अनजस्ट होगा। क्या लिखा? इट वुड बी अनरीजनेबल एंड अनजस्ट, it would be unreasonable and unjust to allow that without any restrictions, but it would be unreasonable and unjust, it would be unreasonable and unjust to allow that, to allow that without any restrictions, without any restrictions। मतलब ये क्या होगा, ये बहुत, ये अनरीजनेबल हो जाएगा कि अगर हम इतनी बड़ी पावर बिना रिस्ट्रिक्शन के दे दें। भाई सेक्शन 9 अल्टीमेटली दे क्या रहा है? सेक्शन 9 अल्टीमेटली कोर्ट्स को पावर दे रहा है, कोर्ट को जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड करा रहा है कि आप हर प्रकार का सिविल सूट क्या करोगे, ट्राई करोगे। क्लियर? बट ये भी क्या होगा, ये भी अनरीजनेबल रहेगा कि हम इतनी बड़ी पावर, इतनी बड़ी जुरिस्डिक्शन बिना किसी रोकथाम के सिविल कोर्ट को दे दें। क्लियर? तो क्या लिखा? इट वुड बी अनरीजनेबल एंड अनजस्ट टू अलाउ डेट, टू अलाउ डेट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। देयरफॉर, आगे लिखो, देयरफॉर अन्यायपूर्ण, विनयविस्ट, अनजस्ट का मतलब है अन्यायपूर्ण। देयरफॉर सर्टेन रेगुलेशंस,
certain regulations and restrictions, therefore certain regulations and restrictions, certain regulations and restrictions are provided in the CPC, are provided in the CPC as well as in the other laws, as well as in the other laws. As well as in the other laws. क्लियर क्या लिखा? Therefore certain regulations and restrictions are provided in the CPC as well as in the other laws. क्लियर? आगे लिखो नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन में लिखना एक पैराग्राफ, पैराग्राफ चेंज करना, लिखो फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल provisions related to res judicata, provisions related to ठीक है लिखना फॉर एग्जाम्पल प्रोविजंस रिलेटेड टू रेस जुडिकाटा। अब ये होता क्या है ये तो बाद में पता पड़ेगा आपको, बस अभी केवल नाम लिख लो। रेस सबजुडाइज, रेस सबजुडाइज, रेस जुडिकाटा, रेस सबजुडाइज एज वेल एज इन द अदर लॉज। अदर लॉज के बाद सीधे पैराग्राफ चेंज करना है और फिर लिखना है फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल रेस जुडिकाटा, रेस सबजुडाइज, रूल्स ऑफ jurisdictions, rules of jurisdiction etc, rules of jurisdiction etc are there in the CPC, are there in the CPC, are there in the CPC and हाँ हाँ आशी पाठक, एंड आगे लिखो एंड provisions like limitation, provisions like limitation, provisions like limitations, special courts etc, provisions like limitations, special courts etc आर देयर इन द अदर लॉज, आर देयर इन द अदर लॉज। तो ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके? रेस्ट्रिक्शंस के। जो रेस्ट्रिक्शन हमने किस पर लगाई है? सिविल कोड पर लगाई है। क्लियर? जो रेस्ट्रिक्शंस अपने सिविल कोड पर लगाई है। क्लियर? अब देखो सेक्शन 9 में हमने क्या पढ़ा? सेक्शन 9 में हमने पढ़ा कि साहब ये जो सिविल कोर्ट है ना, सिविल कोर्ट है, इस पे बहुत क्या है, इसकी बहुत वाइडेस्ट जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, इसकी इसकी हाँ आ सकता है, इसकी बहुत वाइडेस्ट और ब्रॉडेस्ट जुरिस्डिक्शन है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 9 कहता है कि ये हर सूट को ट्राई कर लेगा, ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर, ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर, हर सिविल नेचर के सूट को ही क्या करेगा? ट्राई करेगा। बट हमने क्या करा, इसमें दो एक्सेप्शन डाल दिए, एक एक्सेप्शन, दो एक्सेप्शन। ठीक है, ये दोनों क्या है? दीज आर द एक्सेप्शंस, दीज आर द एक्सेप्शंस। और अगर मैं देखो एक और चीज आपको मैं सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं आज, कि अगर मान के चलो ये क्या है, अब देखो, अब मैं मान लो ये बताऊं कि साहब ये क्या है? जनरल लॉ है, एक एक्सेप्शन ये है,
दूसरा एक्सेप्शन ये है। क्लियर? ये क्या है? दीज आर द एक्सेप्शन, दीज आर द एक्सेप्शन। क्लियर? ये क्या है? एक्सेप्शन। ठीक है, मतलब ये क्या है? सेक्शन 9। ठीक, तो दिस इज द, ये जो पूरा है ये क्या है? ये जनरल प्रोविजन है या मेन प्रोविजन है? दिस इज द मेन प्रोविजन, दिस इज द मेन प्रोविजन। ठीक है, और ये क्या होगा? दीज आर द एक्सेप्शंस। ठीक है, दीज आर द एक्सेप्शंस। देखो एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना कि जो भी मेन प्रोविजन होगा, ठीक है, हमेशा ये बात याद रखना कि जो भी मेन प्रोविजन होगा उसका जो इंटरप्रिटेशन हम करेंगे, ठीक, उसका जो इंटरप्रिटेशन हम करेंगे वो इंटरप्रिटेशन करते हैं लिबरल। ठीक है, लिबरल मतलब ज्यादा स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं करते, लिबरल इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है, और एक्सेप्शन के जो इंटरप्रिटेशन होते हैं वो होते हैं स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन मतलब जो लिख रहा है केवल उतना ही माना जाएगा, उसके अलावा कुछ भी एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा। ठीक है, हम तो क्या मानते हैं कि साहब मेन प्रोविजन में मान लो 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, इन 4 हम ये मान के चलेंगे कि इन 4 में और एक दो और कवर हो जाएंगे, ये भी इन्हीं की तरह लग रहे हैं, तो हम थोड़ी लिबरल अप्रोच रखते हैं, लिबरल अप्रोच। और एक्सेप्शन में हम क्या करते हैं? एक्सेप्शन में मान लो दिया हुआ है कि साहब ये 3 एक्सेप्शन है, तो इन 3 ही चीजों को एक्सेप्शन में गिना जाएगा और किसी चीज को एक्सेप्शन में नहीं गिना जाएगा। तो जितने भी एक्सेप्शंस हम पढ़ते हैं उन सबका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करते हैं, मेन प्रोविजन का थोड़ा सा लिबरल इंटरप्रिटेशन किया जाता है। इसी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन की वजह से देखो होता क्या है कि जब कोई सिविल सूट किसी सिविल कोर्ट में जाएगा, किसी कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि इट हैव द जुरिसडिक्शन। ठीक है, ये क्या मान के चलेगा? ये मान के चलेगा कि मेरे पे क्या है? जुरिसडिक्शन, इसे ट्राई करने की जुरिसडिक्शन है, इसे ट्राई करने की जुरिसडिक्शन है ना? क्यों? क्योंकि देखो भाई सेक्शन 9 कहता है कि कोर्ट पे हर प्रकार के सूट को ट्राई करने का जुरिसडिक्शन है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कहते हैं कि साहब जो सूट फाइल करने जाएगा वो रेस जुडिकाटा देख ले, रेस सबजुडाइस देख ले, ठीक है, जुरिसडिक्शंस देख ले और उसके बाद कोर्ट में लेके जाए। तो कोर्ट पहले ये मान के चलेगी, कोर्ट पहले ये मान के चलेगी कि कहीं ना कहीं अगर कोई उसके कोर्ट में सूट लेकर आया है तो वो ऑलरेडी ये सारी चीजें देखकर आया होगा, है ना? वो लिमिटेशन एक्ट को देखकर आया होगा, वो किसी स्पेशल एक्ट को देख के आया होगा, वो इन सारे सेक्शंस को, सीपीसी को देख के आया होगा। तो जब भी कोई सिविल सूट, ठीक है, जब भी कोई सिविल सूट किसी सिविल कोर्ट में जाएगा, जब भी कोई सिविल सूट किसी सिविल कोर्ट में जाएगा तो ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि इसके पास क्या है? शैल हैव द जुरिसडिक्शन, शैल हैव द जुरिसडिक्शन। ठीक है, शैल हैव द जुरिसडिक्शन। समझ गए? अगर कोई सिविल सूट है वो सिविल कोर्ट में जाएगा तो सिविल कोर्ट ये मान के चलेगा कि उस पर जुरिसडिक्शन है। अब देखो इसमें दो तरीके हैं। अच्छा, फिर फंसेगा कहां? अपोजिट पार्टी क्या कर दे, जो अपोजिट पार्टी है वो ऑब्जेक्शन उठा दे। ठीक है, अपोजिट पार्टी क्या कर दे? ऑब्जेक्शन उठा दे, कह दे कि साहब इस पे जुरिसडिक्शन नहीं है तो रेस जुडिकाटा लगेगा। ठीक है, तो अपोजिट पार्टी के ऑब्जेक्शन उठाने पर कोर्ट क्या करेगी? उसके प्लेंट को लौटा देगी या उसके सूट को रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, या फिर वो जो एरर है, ठीक है, वो जो एरर है जुरिसडिक्शन का या रेस जुडिकाटा का, वो प्लेंट में बिल्कुल क्या है? मैनिफेस्ट है, मतलब ऊपर देखते ही पता पड़ रहा है। तो ये बिना ऑब्जेक्शन उठाए ही ये कोर्ट क्या करेगी? इस ऑब्जेक्शन को देखते हुए या फिर उस एरर को देखते हुए उसकी प्लेंट को रिटर्न कर देगी कि भैया तुम्हारे सूट को लेके हमारे पास जुरिसडिक्शन नहीं है।
क्लियर। तो अगर कोई बिल्कुल स्पष्ट खुला हुआ एरर हो, आपने प्लेंट फाइल करी और ऊपर ही दिख रहा है कि यार आपका तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं बैठेगा इस कोर्ट में, जुरिस्डिक्शन ही नहीं बैठेगा, तो ऐसे केस में सिविल कोर्ट ऊपर ऊपर ही ऊपर इसे क्या कर देगी, रिटर्न कर देगी। ठीक है, या फिर मान लो सिविल कोर्ट के बिल्कुल मैनिफेस्ट नहीं हो रहा एरर, ठीक है, एरर मैनिफेस्ट नहीं है, ठीक है, बट फिर भी उसमें एरर है बट मैनिफेस्ट नहीं है, तो कोर्ट तो ये प्रिज्यूम करके चल लेगी कि साहब हमारे पे तो है जुरिस्डिक्शन। अब अपोजिट पार्टी का क्या है, अपोजिट पार्टी की ड्यूटी है कि वो ऑब्जेक्शन को रेज करे एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम। क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सेक्शन 9 क्या है, सेक्शन 9 का मेन प्रोविजन ये कहता है कि साहब सिविल कोर्ट के पास हर सूट ऑफ सिविल नेचर को ट्राई करने की क्या है, ज्यूरिसडिक्शन है, पावर है, ड्यूटी है उसकी। क्लियर? तो उसे हम लिबरल पढ़ते हुए मानते हुए चलते हैं। तो इसीलिए अगर कोई भी सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है, ऐसा सूट जिसमें एरर मैनिफेस्ट ना हो रहा हो, उस हर सूट में कोर्ट ये प्रिज्यूम कर कर चलेगा कि मेरे पास इसे ट्राई करने की ज्यूरिसडिक्शन है। अब बताओ, क्लियर हुई ये बात, नहीं हुई? ये बात क्लियर हुई? ठीक है, मतलब अगर किसी सूट में बिल्कुल ही एरर मैनिफेस्ट ना हो, तो चाहे उसमें फिर एरर है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, कोर्ट तो ये मान के चलेगी कि उस पर जुरिस्डिक्शन है ट्राई करने के लिए। बेटा ये तो आशुतोष शर्मा, ये तो आगे पता पड़ेगा ना, जुरिस्डिक्शन जब पढ़ोगे, अभी कैसे पता पड़ जाएगा? सिविल नेचर पता कैसे चलता है चंचल शर्मा, इसके लिए भी आपको रुकना पड़ेगा एक क्लास। ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा सूट ऑफ सिविल नेचर क्या होता है, सिविल सूट क्या होता है, बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्पल्स कराऊंगा, तभी तो पता चलेगा, ऐसे अपने आप थोड़ी ना पता चल जाएगा। प्रिंट में अगर स्पष्ट रूप से ऊपरी तौर पर ही दिख रहा है एरर, है ना, कि रेस्ट्रिक्शन दिख रही है, कोई ऑब्जेक्शन दिख रहा है, तो कोर्ट रिटर्न कर देगा, है ना। बट अगर मैनिफेस्ट नहीं हो रहा ना, तो फिर वो मान ही लेगा कि मेरे पे जुरिस्डिक्शन है और मैं ट्राई करूंगा, है ना, क्योंकि मेन प्रोविजन सेक्शन 9 का यही कहता है कि हर कोर्ट पे सारे सूट ऑफ सिविल नेचर को ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन होता है। क्लियर? सेक्शन 9 कल कराएंगे हम, सूट ऑफ सिविल नेचर को डिटेल में समझाऊंगा। सूट ऑफ सिविल नेचर को डिटेल में समझाने के बाद, सूट ऑफ सिविल नेचर को डिटेल में समझाने के बाद फिर मैं एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड बार को डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद हम जुरिस्डिक्शंस पे आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम जुरिस्डिक्शंस पे आएंगे। It mean court will consider that have jurisdiction. It's opposite party duty to make realize. हाँ बिल्कुल अविनाश कुमार, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कल सैटरडे है तो कल डाउट है, कल तो डाउट कल, हाँ कल केवल डाउट होगा, तो आप अच्छे से सीपीसी पढ़ लेना। वैसे तो कोई डाउट आना नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर डाउट आता है तो कल मैं सबके डाउट बता दूंगा। अंकिता गुप्ता बेटा ये भी बाद में आएगा कि अगर आपने लास्ट तक ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो उसकी रेमेडी क्या है, ये आगे आएगा, है ना, ये अभी आगे पता पड़ेगा। अभी सारी चीजें एक क्लास में कैसे हो जाएंगी? नहीं बेटा कल मैं क्लास ले ही नहीं सकता, क्योंकि होता क्या है ना, एक दिन हमें हफ्ते में एक दिन डाउट का रखना ही है, ताकि आपको नहीं आ रहा बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें डाउट आएगा, तो उनके डाउट को कल के दिन हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। बेटा दीपक कुमार इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। उज्जवल जोड़ते हैं, यूपी में जोड़ते हैं बेटा, यूपी में जोड़ते हैं, हिंदी के भी और इंग्लिश के भी। ओके, पद्मा लाहौल, वेरी गुड। बता दूंगा बेटा, श्रुति बोस बता दूंगा आज या कल में। पढ़ा नहीं सकते बेटा, कल पूरे बच्चे आते नहीं है ना, पढ़ा नहीं सकते, उनका लॉस हो जाएगा, कल केवल डाउट क्लास लेंगे और
टेंशन मत लो, आपको डाउट नहीं है तो आप रिलैक्स करो, कल आराम से रिलैक्स करो, एमसीक्यू लगाओ, यूटिलाइज करो, और यूटिलाइज नहीं करना टाइम को तो एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जानवी पांडे कर सकते हैं आप। ये तो नोटिफिकेशन बताएगा चंचल शर्मा। हाँ, करंट अफेयर्स कल दूसरे सर पढ़ाएंगे। आंसर मैंने सेंड कर दिए बेटा मैनेजमेंट को, आपको आ गए होंगे या आज आ जाएंगे, मैंने कर दिए मैनेजमेंट को। हाँ, करंट अफेयर्स के लिए अब दूसरे सर हैं, ठीक है। दूसरे सर बेटा इसलिए क्योंकि मुझे करंट अफेयर नहीं आती इतनी, है ना। मैं आई एम लॉ टीचर, ठीक है। मुझे लॉ पढ़ाने में और क्या है कि डबल क्लास के चलते मेरे पे बर्डन भी ज्यादा हो गया है ना। तो इसलिए मैंने करंट अफेयर्स को छोड़ दिया, और करंट अफेयर्स में मैं कहीं ना कहीं मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता पढ़ाने में, तो इसलिए करंट अफेयर्स मैंने किसी और को दे दिया। ठीक है अर्पित, मैं बोल दूंगा। अरे विनय, देखो सच पर सच्चाई यही है, ठीक है। सच्चाई यही है कि मुझे करंट अफेयर नहीं आता, ठीक है। और मैं तो इस बात को एडमिट करता हूँ, इसलिए मैं बहुत टाइम से बोल रहा था, बट फाइनली जो है करंट अफेयर किसी और को मिल गया, और अच्छा हुआ है, आपके लिए भी अच्छा हुआ। मैं तो चाहता हूँ आपका फायदा हो हर तरह से। ठीक है इसके राम जी, बोल दूंगा। बेटा स्टूडियो में नहीं है आशिक। हाँ दीपिका पांडे, आप रिवाइज कर लोगे, डाउट खत्म हो जाएंगे सारे। लॉ नहीं कर सकता, लॉ तो एक बार मिल गया, अब मैंने स्टार्ट कर दिया तो लॉ नहीं कर सकता, और लॉ मैं करूंगा भी क्यों। हाँ हाँ डेविड, वो तो डिटेल में होना चाहिए, मुझे भी लगता था, तो इस वजह से मैं कोशिश कर रहा था, जो कामयाब हो गई। ठीक है, पर फिर भी मैंने जो कराया है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्वेश्चन उसी में से आएंगे, फंसेगा वही, करना वही है, बट उसका तरीका और बेटर हो सकता है, बस मैं इतना कह रहा हूँ। उसका तरीका और बेटर हो सकता है, वरना मैं कराता तो कम से कम इतना तो कराता था आपको कि वो पेपर में आपका फायदा करेगा। जितने मैंने आपको कराए वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में मिलेंगे। बेटा हिंदी का क्रक्स मैं पूछ लूंगा। बेटा आप ये सब चीजें देखो, नोट्स के से रिलेटेड आप मेंटर से भी पूछ सकते हो, मैनेजमेंट से भी पूछ सकते हो, है ना। मैं भी बोल दूंगा वैसे। बेटा नेट के लिए मुझे किताब कल बताता हूँ, नेट के लिए किताब। थैंक यू आसना, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाएं। बिहार के नहीं जोड़ते बस, बिहार में नहीं जोड़ते, बाकी सब में जोड़ते हैं शायद। उज्जवल। नहीं, लॉयर नाम से नहीं है बेटा, अंकिता गुप्ता आपने गलत गलत भेजा है, लॉयर नाम से नहीं है। हर सूट का अलग लिमिटेशन टाइम है बेटा, वो लिमिटेशन एक्ट उसके लिए आपको देखना पड़ेगा एक बार। सर रेस्पोंडेंट ट्रायल में फाइनल हियरिंग पर ही जुरिस्डिक्शन का क्लेम दे सकता है, बेटा ये तो आगे आएगा। मेंटर रिप्लाई नहीं करते तो मैनेजमेंट को मेल डालो, जैसे मेरे लिए डाल देते हो तुरंत कि सर ये नहीं कर रहे, सर वो नहीं कर रहे। ऐसे ही मेंटर के लिए डाल दो कि भैया मेंटर रिप्लाई नहीं कर रहे, तो आप मैनेजमेंट को मेल डालो मेंटर के लिए। प्रैक्टिसिंग के साथ साथ ट्रैचिंग कर सकते हैं क्या? ट्रैचिंग बेटा क्या लिखा है तुमने? साहिल कौन है सर? दीपक कुमार, सर योर एफर्ट्स टू मेक अस अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट
इज कमेंडेबल सर, आई कैन नाउ अंडरस्टैंड एवरी माइन्यूट थिंग, थैंक यू सो मच निशा खानदारी। देखो पढ़ाना आर्ट है, मैं जहाँ तक मानता हूँ पढ़ाना आर्ट है, और आर्ट एक ऐसी चीज़ जो सबके लिए होती है। अगर मैं पढ़ाऊँ सबको समझ में ना आए तो फिर वो पढ़ाना हुआ ही नहीं, और ना वो आर्ट हुई। ठीक है, तो कला वो जो सबके लिए हो। ठीक है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँ वो हर बच्चे को समझ में आए, हर बच्चे को, चाहे कोई कैसा भी बच्चा हो, चाहे मुझे कितनी बार भी पढ़ाना पड़े। आबाद अहमद बेटा लिखता तो हूँ मैं हिंदी, तुम तो इतने नाराज हो गए आबाद अहमद। प्लीज इंग्लिश ज़्यादा हिंदी में लिखा करिए सर, ताकि बहुत सारा ट्रांसलेट ना करना पड़े, ऐसे बहुत मेहनत करना पड़ता है, ये फिर कंटेंट पर ध्यान नहीं रह जाता। देखो वैसे तो मैं ज़्यादातर लिखता हूँ, है ना सारे। कुछ छूट जाए तो बेटा वो आप कमेंट में तुरंत पूछ लो कि सर इसकी और लिख दो हिंदी। और साथ के साथ अगर आप क्लास के बाद नहीं, क्लास के साथ साथ टर्मिनोलॉजी अगर आप भी गूगल पे देख लेंगे ना एक आध शब्द की, तो बहुत ईज़ी हो जाएगा, वो आदत पड़ जाएगी धीरे-धीरे। आबाद अहमद आप बेफ़िक्र रहिए, बस नाराज़ मत हो आप। आप जो है मेहनत करो, मेहनत मेहनत करने से डर रहे हो यार, मेहनत करने से मत डरो। मेहनत का एक भी पल जो है ज़ाया नहीं जाता कभी भी। ठीक है? आपने 1 मिनट भी मेहनत करी है तो उसका फल आपको मिलेगा कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में। ठीक है मनोज प्रकाश, अच्छी है। चलिए ठीक है, अब कल कल तो डाउट सेशन है, तो कल सबके डाउट सेशन कराएँगे। ठीक है? कल सबके डाउट कल लेते हैं फिर। ठीक है? ओके देन, थैंक यू सो मच। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ठीक है? बेटा कल बताता हूँ, अब मैं सारी चीज़ें कल बताऊँगा आपको। दीपक कुमार बेटा आपके बहुत सारे बता दिए आज मैंने, कल बताऊँगा। ठीक है चंचल, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सुप्रिया। ठीक है, बाकी का किसी का डाउट रह गया है तो वो नाराज़ मत होना। डाउट रह गया है, कल डाउट सेशन है, आराम से कवर हो जाएँगे सबके डाउट, ठीक है? चलिए तो कल मिलते हैं डाउट डाउट सेशन में। ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू आशी पाठक। उनसे कहिए बस मुझ पे आशीर्वाद बनाए रखें हमेशा। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।